हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि जो पॉलिटी है, पॉलिटी में हमने 3 भाग जो है कंप्लीट कर रखे हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 की बात करते हैं। भाग 1 में क्या है दोस्तों, तो राज्य और केंद्र के बारे में बात किया गया है, राज्य एवं संघ के बारे में बात किया गया है। भाग 2 में किसकी बात कही गई है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात कहा गया है। और भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बात किया गया है। और भाग 4 में दोस्तों जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वो किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपको पता है। सबसे पहले यहाँ से हम आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं। कहेगा कि सबसे पहले भाग 4 में क्या है, यानी भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या है, संबंधित है। उसके बाद बात करें दोस्तों, भाग 4 हो गया। बात करें आप भाग 4 जो है यह कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 36 से कहाँ तक है दोस्तों, आर्टिकल 36 से है ये 51 तक। कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक है भाग 4। उसके बाद बात करेगा दोस्तों कि भाग 4 जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के से लिया गया है। देखिए आपको पता है कि जो अपना संविधान है वो कई देशों के संविधान से मिलाकर बनाए गए हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे न्यायिक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, फिर संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो सारी चीज़ें अलग अलग देशों से क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। आपत्ति संबंधित व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग देश से लिए गए हैं। तो इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं दोस्तों। देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, सबसे पहली बात कि यह किस पे डिपेंड करेगा, सरकार की मर्जी पे, है ना, सरकार की मर्जी पे। अगर सरकार चाहेगा तो यह अपने नागरिकों को देगा, अगर नहीं चाहेगा तो वह अपने नागरिकों को नहीं दे सकता, उसके लिए वह बाध्य नहीं है। यानी जिस तरह से आप मूल अधिकार, अगर आपका कोई मूल अधिकार का हनन करता है, यानी आपके किसी मूल अधिकार को कोई नष्ट करता है दोस्तों, यानी आपको कोई मूल अधिकार नहीं मिलता है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते थे, आप उसके लिए आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पहुँच सकते, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते। कहाँ जाते भाई, सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जाते आप, तो हाई कोर्ट चले जाते। तो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है ना दोस्तों, यह आपके मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। यानी आपके मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने का जो दायित्व है वो किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, तो ऐसे हमारे संविधान में लिए गए। लेकिन इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह है, वो आपके क्या है कि सरकार के मर्जी पर है कि वो आपको देगा या नहीं देगा। समझ में आया। इसके बाद हम बात करें, तो इसके बाद हम देखें तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, यह परिवर्तनीय है, मतलब इसको बदला जा सकता है। परिवर्तनीय है, क्या है, परिवर्तनीय है। एक सेकेंड, यह क्या है भाई, यह परिवर्तनीय है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं परिवर्तनीय, मतलब इसको आप बदल सकते हैं। आप बदलने का मतलब क्या है, जैसे देखिए इस समय बिहार में क्या है भाई, बिहार में शराब क्या है, बंद है। ठीक है, बिहार सरकार चाहती है तो शराब क्या है, बंद है। लेकिन अगर बिहार सरकार चाहे तो शराब को आज भी चालू कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार चाह रही है या नहीं चाह रही है, ये इस पे डिपेंड करता है। सरकार के टोटल मर्जी पे है, अगर सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। एग्जाम्पल में अगर हम बताएं आपको, तो जो आपको पता है अनेक तरह की पेंशन मिलता है, जैसे हम सपोज करिए विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है। तो ये सब क्या है, ये कहाँ है, नीति निर्देशक तत्वों में है। कहाँ पर है, नीति निर्देशक तत्वों में है। और इसमें सरकार क्या चाहे, अगर सरकार विधवा पेंशन देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है भाई तो भी ठीक है। यानी अगर देती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन नहीं देगी तो आप उससे कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमको विधवा पेंशन क्यों नहीं मिला, हमको वृद्धा पेंशन क्यों नहीं मिला।
तो सरकार पे डिपेंड करता है, सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं तो चाहेगी नहीं देगी, क्योंकि इसका जिक्र किसमें है, राज्य के नीति निषेध तत्व में है। जैसे देखिए जब संविधान बन रहा था तो उसमें कुछ ऐसे चीजें थी, जैसे आपका मतलब यही हो गया विधवा पेंशन मान लीजिए। तो एक मान लीजिए उस समय कंडीशन क्या थे, उतना सही नहीं था जब सरकार मतलब संविधान बना, उस समय देश तुरंत आज़ाद हुआ था, तो आर्थिक स्थिति क्या थी, उतनी अच्छी नहीं थी कि हम इसको डायरेक्ट लागू कर दें कि मतलब इनको ऐसे से देना है। तो उस समय बहुत सारे समस्या हो सकते थे, यानी आर्थिक स्थिति और कमजोर थी। तो इसलिए ये कहा गया कि एक भाग रख दिया गया राज्य के निश्चित तत्व, और कहा गया कि इसमें जितनी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है, इसमें अगर सरकार अगर सक्षम हो जाती है तो वह अपने नागरिकों को दे सकती है, यानी सरकार की मर्जी है, वह अपने नागरिकों को दे सकती है। अगर सक्षम नहीं है तो नहीं दे सकती, इसमें भी कोई बाध्य नहीं है। यानी जो नीति निषेध तत्व दोस्तों यह बाध्य योग्य नहीं है। बाध्य योग्य का मतलब यह किसी के बाध्य में नहीं आएगा, ठीक है, बाध्य योग्य नहीं है। ये जो नीति निषेध तत्व क्या है, बाध्य योग्य नहीं है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हो गए दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो नीति निषेध तत्व के बारे में कुछ विद्वानों ने क्या क्या कहा है, इसको देखते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पता है केटी शाह के अनुसार, केटी शाह एक विद्वान है दोस्तों, इन्होंने कहा था कि यह एक मतलब उस चेक के समान है, ठीक है, जिसका भुगतान बैंक, क्या केटी शाह ने क्या कहा था भाई, ये कहा था कि यह उस चेक के समान है जिसका भुगतान जो है बैंक अपने मर्जी से करेगा। क्या करेगा भाई, अपने मर्जी से करेगा। अगर उसके पास वो समर्थ है करने के लिए तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, इसमें वह किसी तरह से बाध्य नहीं है। तो इसको भी आप ध्यान समझिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो जो LG क्या है भाई, LR मतलब LG खेडेकर है, एक LG खेडेकर के अनुसार इन्होंने क्या कहा था नीति निषेध तत्व के बारे में। LG खेडेकर इन्होंने क्या कहा था नीति निषेध तत्व के बारे में, इन्होंने कहा था कि राज्य के जो नीति निषेध सिद्धांत हैं वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी, ठीक है, क्या है ये, वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का क्या करेगी, सरकार प्रयत्न करेगी, ठीक है। मतलब अगर जो भी नीति निषेध तत्व हैं तो सरकार सिर्फ प्रयत्न कर सकती है, यानी सरकार को करना नहीं है, जरूरी नहीं है ना, वो कर सकती है, अगर प्रयत्न करेगी, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ तो भी क्या है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो और जो आपके भीमराव अंबेडकर के अनुसार कहा गया कि यह क्या है, लोक कल्याण की स्थापना करेगा। जो नीति निषेध तत्व है क्या है, लोक कल्याण की स्थापना करेगा। और कैसी लोक कल्याण, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की भी क्या करेगी, स्थापना करेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आप अच्छी तरह समझ गए। यहाँ से जो क्वेश्चन है किस तरह से बनेगा आप भी ये सारे समझ गए होंगे। चलिए फिर अब हम देखते हैं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल में क्या क्या लिखे गए हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 36 के बारे में। आर्टिकल 36 में ये कहा गया है भाई कि जो राज्य हैं क्या है भाई, जो राज्य हैं मतलब राज्य, यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य आप किसे कहेंगे भाई, तो राज्य क्या होगा, राज्य किसे कहेंगे, राज्य उसे कहेंगे दोस्तों जो आप पे कानून बनाए, आप पे नियम बनाए, उसे क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। जैसे जो रेलवे विभाग है दोस्तों, ये रेलवे कर्मचारियों के लिए क्या करता है, कानून बनाता है। तो जो रेलवे विभाग है उन कर्मचारियों के लिए क्या है, राज्य है। जैसे आप किसी प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हैं और उस प्राइवेट संस्था का जो मैनेजर है, प्रबंधक है दोस्तों, वह क्या करेगा, आप पे जो कानून बनाएगा, जो नियम बनाएगा, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो प्राइवेट संस्था है वो भी क्या है, राज्य है। तो राज्य का मतलब ये नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, इसका मतलब ये नहीं हुआ। राज्य का मतलब ये हुआ कि वह संस्था जो कानून खुद का क्या करती हैं, कानून बनाती हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो और मतलब खुद का कानून बना सके और जिसका अपना क्या हो, सीमा हो, ठीक है, मतलब अपने सीमे। अब मान लीजिए अब रेलवे का डिपार्टमेंट है, अब रेलवे का डिपार्टमेंट जाकर के सैनिकों के लिए कानून थोड़ी बनाएगा, तो उसकी क्या है, खुद की एक सीमा है, उस सीमा के अंतर्गत वो काम करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 36 के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 37 के बारे में। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है कि जो नीति निषेध तत्व हैं वो परिवर्तनीय है। मैंने बता दिया आपको, जो नीति निषेध तत्व क्या है भाई, परिवर्तनीय है, मतलब इसको बदल सकते हैं।
आप सरकार इस विधवा पेंशन दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है, अगर वो चाहे तो नहीं भी देगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर शराब जो भी नशे की दवाइयाँ हैं वह नित्य हिंसक तत्व में है कि वह निषेध है, नशा जो है क्या है, निषेध है। लेकिन सरकार जो है ये नित्य हिंसक तत्व में है, तो सरकार इस पे बाध्य नहीं है कि ये निषेध करे, क्योंकि सरकार से इसको बहुत ज़्यादा इनकम होता है, तो सरकार इसको निषेध करेगी नहीं। इसलिए कहा गया है कि अगर सरकार मान ली सक्षम हो गई है और उसको लगता है कि हमारा जो राज्य है वो इसके बिना भी चल सकता है, यानी हमारा जो राज्य है दोस्तों यह मतलब नशे वाले पदार्थों के बिना, उसके टैक्स के बिना भी चल सकता है, तो चाहेगी तो बंद कर सकती है, जैसे बिहार ने बंद कर रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छा देखिए। आर्टिकल जो 37 में कहा गया है कि जो नित्य हिंसक तत्व है वो बाध्य योग्य नहीं है, मतलब बाध्य योग्य नहीं, उनका मतलब क्या है कि इसको आप बाधित नहीं कर सकते, इसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, सरकार से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, सरकार चाहेगी तो आपको देगी। ठीक है, तो आप इसको भी समझ गए होंगे। जैसे आपको पता है कि अगर हमारे पास जो मूल अधिकार थे, अगर मूल अधिकार का सरकार क्या करती है, हनन करती है, तो हम कहाँ जाएंगे भाई, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 का प्रयोग करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे। और आर्टिकल 226 का प्रयोग करेंगे तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में चले जाएंगे। तो ये दोनों क्या हैं, आएंगे हमारे मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए। ठीक है, यानी आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है, मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं आर्टिकल 38 के बारे में जिक्र करते हैं। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 38 की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात कही गई है। यानी लोक कल्याण की अभिवृद्धि का मतलब क्या है, जैसे सामाजिक हो गया, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय संबंधित व्यवस्था की गई है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 38 जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधित व्यवस्था इसमें की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 38 आप याद रखेंगे इसमें। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 की। तो अगर आप आर्टिकल 39 की कहें तो इसमें आर्टिकल 39 में क्या है, आर्थिक व्यवस्था संबंधित तत्व की बात कही गई इसमें। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था संबंधित तत्व की बात कही गई है आर्टिकल 39 में। इसमें क्या है दोस्तों, कई चीज़ें हैं। इसमें क्या क्या है अभी हम आपको समझाएंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से। जैसे इसमें कहा गया है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। ठीक है, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन आपको देना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर वही काम स्त्री कर रही है और वही काम पुरुष कर रहा है, तो जितना पैसा पुरुष को मिलेगा उतना ही क्या मिलेगा, स्त्री को भी मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया दोस्तों, इसी में कहा गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको मतलब जो मान लीजिए अति पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। यानी जो इसमें क्या कहा गया, निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है, किसके लिए, जो पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, ये किसके लिए बात की गई है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बात की गई है। आर्टिकल 39 में देखिए, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, और निःशुल्क और कानूनी सहायता की बात की जा रही है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद इसी में कहा गया दोस्तों कि कृषि उपज तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कहीं डिस्कस, तो इसमें आपको आर्टिकल 29 में दो चीज़ याद रखने हैं, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है, निःशुल्क और पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल 39 से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें आर्टिकल 39, तो आज के लिए भी हम इतना ही आर्टिकल देखेंगे दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद अगले इसके जो बात के आर्टिकल हैं उसको हम कल देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।